हाँ तो बच्चों, आप लोगों को हमने अब तक वेपर प्रेशर बता दिया था, वाष्प दाब बता दिया है, और ये भी बता दिया है कि वाष्प दाब किसी विलयन में हम कैसे विभिन्न द्रवों का निकालते हैं, और उनके ग्राफ बता दिए गए हैं। अब आपको आगे जो पढ़ना है वह है विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप सोल्यूशन आपको पढ़ना है, और इसमें आपको ये देखना है कि विलयनों के अणुसंख्य गुण क्या हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, अणुसंख्य यानी अणुओं की संख्या पर आधारित जो गुण होते हैं उसी को हम अणुसंख्य गुण या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब सवाल ये है कि अणुसंख्य का मतलब क्या है। तो सीधा सा है कि विलयन के वे गुण जो केवल अणुओं या आयनों या जो भी कण होते हैं विलयन में उनकी संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनके रासायनिक प्रकृति पर। उन्हें विलयनों के अणुसंख्य गुण कहा जाता है। अब एक चीज आप एक उदाहरण से इसको समझिए तो आपको अणुसंख्य गुण बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। दो चीजें हैं, अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, लेकिन विलेय के या विलायक के रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, उसके भौतिक या रासायनिक किसी गुण पर यह निर्भर नहीं करता, बल्कि गुण के बजाय ये अणुओं या कणों की संख्या पर निर्भर करता है। इसको एक उदाहरण से आप समझिए। जैसे मान लीजिए कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन पर कई तरह के लोग वर्क करते हैं। जैसे उसका मिस्त्री होता है, लेबर होता है, और तरह तरह के लोग होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होता है। तो अगर पर डे का हम देखें तो सबके चार्जेस क्या होते हैं, अलग होते हैं। यानी यहाँ पर पर डे का चार्ज उनकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है, उनके गुणों पर डिपेंड करता है, संख्या पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर वही लोग एक साथ किसी एक पब्लिक व्हीकल से ट्रेवल करते हैं, एक बस की यात्रा सपोज लोग करते हैं, तो सबके किराए क्या होंगे, फेयर सबके क्या होंगे, सेम होंगे। यानी वो उनकी संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी क्वालिटी या उनके गुणों पर निर्भर नहीं करते। सेम उसी तरह से विलयनों के कुछ ऐसे गुण हैं जो केवल अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनके गुणों पर निर्भर नहीं करते। अब इसको ऐसे भी आप समझिए, मान लीजिए कि हम दो द्रव में दो मोल, 1 लीटर द्रव है, समान द्रव है, जल है सपोज कर लीजिए, तो 1 लीटर जल में हमने 2 मोल 2 पदार्थों के डाल दिए। मान लो 2 मोल हमने शुगर का डाला और 2 मोल नमक का डाला। तो बच्चों जब 2 मोल हम शुगर का डालते हैं तो उसका जो अणुसंख्य गुण होगा वही 2 मोल नमक का भी होना चाहिए। लेकिन अगर नमक पानी में टूट जाता है अपने आयनों में, जैसे नमक के 2 मोल हम डालेंगे तो वो 4 अणुओं में 4 कणों में टूट जाता है, तो अब इसका जो अणुसंख्य गुण है वो 4 गुना होता है, और इसका शुगर का जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो 2 कणों के बराबर होता है। अर्थात यह इस बात पर निर्भर करता है कि विलयन में जाने के बाद विलेय कितने कणों में उपस्थित रहता है। अगर हम 2 मोल डाल रहे हैं, 2 मोल ही रहता है तो उसका आकलन 2 मोल का होगा। लेकिन अगर वो टूट जाता है, कणों की संख्या बढ़ जाती है, तो उसका अणुसंख्य गुण भी बढ़ जाएगा। अर्थात इनका गुणों से मतलब नहीं है, केवल अणुओं की संख्या या उससे अणु से प्राप्त कणों आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। अब महत्वपूर्ण अणुसंख्य गुण जो हमें पढ़ने हैं उसमें सबसे पहले है आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, जिसे कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले हम देखें कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, वाष्प दाब का अवनमन क्या है, फिर हम देखेंगे कि आपेक्षिक दाब वाष्प दाब अवनमन क्या है। तो अगर हम देखें, अगर एक विलयन हम बनाते हैं जिसमें अवाष्पशील ठोस लेते हैं और किसी द्रव में घोलते हैं, तो विलायक मान लो A है, शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब कितना है, P0 A है। विलेय B है, और जैसा कि मैंने कहा ये अवाष्पशील ठोस है। अवाष्पशील से ही क्लियर है कि ये वाष्पित नहीं होता है। अगर वाष्प नहीं बनाएगा तो इसका वाष्प दाब भी क्या होगा, नहीं होगा। यानी P0 B की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्योंकि ये अवाष्पशील है। अब अगर अवाष्पशील द्रव को हम, अवाष्पशील ठोस को हम
किसी द्रव में घोलेंगे तो जो प्राप्त विलयन है उसका जो हम सामान्य सूत्र जानते हैं वो क्या है, विलयन का वाष्प दाब P इक्वल टू क्या होता है, P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी। अब देखिए बच्चों, बिकॉज एक्स P नॉट B इक्वल टू 0, P नॉट B की वैल्यू क्या है, ये 0 है। तो अगर P नॉट B 0 होगा तो P नॉट B इंटू एक्स बी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर इसका मान 0 हो गया तो इन दैट केस हम कह सकते हैं कि P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट A इंटू एक्स ए, क्योंकि एक्स बी की वैल्यू क्या है, 0 है। अब आप एक चीज देखिए, आपने पहले भी देखा है कि मोल फ्रैक्शन जो होता है किसी भी अवयव का वह सदैव 1 से क्या होगा, कम होगा। अगर किसी भी संख्या में 1 से कम वाली संख्या से गुणा कर दें तो उसका मान क्या होता है, घट जाता है। यानी P नॉट A इंटू एक्स ए जब हम करेंगे तो इसका गुणनफल P हमेशा P नॉट A से क्या होगा, कम होगा। अतः हम कह सकते हैं कि P इज ऑलवेज लेस देन P नॉट A होता है। या हमें कह सकते हैं कि जब किसी अवाष्पशील ठोस के विलयन का वाष्प दाब हम देखते हैं तो वह शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से सदैव कम होता है। इसी कमी को, जो कमी आ जाती है वाष्प दाब में, इसको हम वाष्प दाब अवनमन कहते हैं, जिसे डेल्टा बी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो सो वी कैन से दैट डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट A माइनस P, जहां पर P नॉट A क्या है, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब, P क्या है, विलयन का वाष्प दाब, और इन्हीं दोनों के अंतर को हम क्या कहेंगे, डेल्टा P, अर्थात वाष्प दाब अवनमन। अब इसके बाद हम A को अगर यहां से हटा दें, जो अनुलग्न A P नॉट A लगा है, चूंकि एक ही वाष्पशील द्रव ही है तो इसी को हम ले लें और P नॉट A की जगह पे हम सीधे P नॉट ले लें तो एक सिंपल सा फार्मूला मिल जाएगा आपको, डेल्टा P इक्वल टू P नॉट माइनस P। अब हम देखते हैं कि आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन क्या है। हाँ तो बच्चों देखिए, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन होता है P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट, दैट इज डेल्टा P अपॉन P नॉट। अर्थात वाष्प दाब अवनमन को जब हम शुद्ध द्रव के वाष्प दाब से भाग दे देते हैं, विभाजित कर देते हैं, तो जो वैल्यू आती है उसी को हम आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन क्या है, एक अणुसंख्य गुण है, इसका मान विलेय के मोलर प्रभाज के बराबर होता है। इसको हम सिद्ध करके देख सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए डेल्टा P इक्वल टू क्या है, P नॉट माइनस P। तो इस कंडीशन में P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट इंटू एक्स ए, दैट इज एक्स ए की वैल्यू क्या हो सकती है, हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या है, 1 होता है। तो एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी, एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी, और ये वैल्यू हम एक्स ए की यहाँ पे पुट कर दिए हैं तो क्या हो गया है, P इक्वल टू P नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बी। तो इस तरह से P इक्वल टू अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर तो हो जाएगा P इक्वल टू P नॉट माइनस P नॉट इंटू एक्स बी। अब आप P का मान समीकरण 1 में अगर हम पुट कर दें, यहाँ पर P की वैल्यू हमने देख लिया, अगर इसको पुट करें तो डेल्टा P इक्वल टू क्या हुआ, P नॉट माइनस P की जगह क्या हो जाएगा, P नॉट माइनस P नॉट एक्स बी। इसको बेटा आप ओपन करोगे तो P नॉट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचा क्या, P नॉट एक्स बी। P नॉट को अगर हम लेफ्ट साइड में लाते हैं तो हो जाएगा डेल्टा P अपॉन P नॉट इक्वल टू एक्स बी। और हमने देखा था कि डेल्टा P अपॉन P नॉट इज कॉल्ड द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या इसी को हम आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलेय के मोलर प्रभाज के बराबर होता है। एक्स भी यहाँ पर क्या है, विलेय का मोलर प्रभाज है। अब हम देखते हैं कि इसको सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बी की जगह एक्स सैल्यूट लिख सकते हैं। विलेय के अणुभार का निर्धारण कैसे हम रिलेटिव लोअरिंग से कर सकते हैं, तो आपको पता है कि एक्स सैल्यूट इक्वल टू क्या होता है, एक्स सैल्यूट अपॉन एन सैल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, यानी विलेय के अणुओं की संख्या बटे विलायक और विलेय के कुल अणुओं की
संख्या। अब एक चीज आप ये देखिए कि जो तन विलयन होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, उनके लिए फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशंस सॉल्वेंट एन सॉल्वेंट के अणुओं की संख्या जो होती है ये नगण्य होती है। अतः हम एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट को अप्रॉक्स ले सकते हैं एन सॉल्वेंट के ही बराबर। अब जैसे मान लो कि विलेय के 100 मोल हैं, विलायक के 100 अणु हैं और विलेय के 0.1 हैं, तो 100 प्लस 0.1 करेंगे, 100.1 हुआ। अब इसको हम अप्रॉक्स क्या ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये नगण्य मान सॉल्यूट का जब जोड़ा जाता है तो हम उसको नगण्य मान सकते हैं, लेकिन डिवाइड करने के लिए इसको नगण्य नहीं मान सकते, क्योंकि छोटी संख्याएं जितनी होंगी गुणा या भाग करने पर, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर उसके मान में उतना ही ज़्यादा वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, जोड़ और घटाव में ऐसा नहीं होता है। तो हमेशा एक चीज़ नोट करिए, जब भी किसी अंक को नगण्य करना है तो हम केवल एडिशन या सब्सट्रैक्शन में करते हैं, कभी डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में नहीं करते हैं। इसीलिए हम जहाँ एडिशन है वहाँ इसको नगण्य कर दिए हैं, लेकिन ऊपर वाली संख्या में एन सॉल्यूट को हम नगण्य नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका बहुत प्रभाव होता है। तो इस तरह बेटा एक्स सॉल्यूट हम निकाल सकते हैं कि एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट हो जाएगा। और एन सॉल्यूट इक्वल टू क्या होता है, आप पहले ही पढ़ चुके हो कि मोलों की संख्या क्या होती है, मोलों की संख्या होती है द्रव्यमान बटे अणुभार। तो अगर विलेय का है तो विलेय के का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार बटे विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का अणुभार। और इसको अगर हम थोड़ा सा रिसेट करके देखें तो हो जाएगा इसी का मान किसके बराबर है, एक्स सॉल्यूट का मान रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी अपान पी नॉट के इक्वल है। तो दिस विल बी इक्वल टू द पी डब्ल्यू सॉल्यूट अपान एम सॉल्यूट इनटू सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा, एम ऊपर चला जाएगा और डब्ल्यू नीचे रह जाएगा। तो एम सॉल्वेंट अपान डब्ल्यू सॉल्वेंट होगा। इस तरह से हम एक कर सकते हैं कि अगर हम एम सॉल्यूट को इधर लाते हैं तो रीअरेंज करके आप इसको देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू हो जाएगी पी नॉट ऊपर आ जाएगा, पी नॉट अपान पी नॉट माइनस पी मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू सॉल्यूट इंटू एम सॉल्वेंट अपान डब्ल्यू सॉल्वेंट। तो बेटा अगर हम इनके लिए प्रीफिक्स विलाय के लिए 1 ले लेते हैं और विलेय के लिए 2 ले लेते हैं तो डब्ल्यू सॉल्यूट को W2 लिख देंगे। एम सॉल्वेंट के लिए हमने अनुलग्न क्या लिया है, 1 लिया है, तो इसके लिए क्या लिख देंगे M1 और डब्ल्यू सॉल्वेंट को क्या लिख देंगे W1। तो इस तरह से एक सिंपल सा फार्मूला आपको मिल जाएगा जिसका यूज आप कर सकते हो। तो इस तरह से हमने देखा कि द्रवों के रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन का मान विलेय के मोलर प्रभार के बराबर होता है और इस संबंध से हम विलेय का अणुभार भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस पर आंकिक प्रश्न आप सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप आकर के सीधे प्रश्न कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं अभी आपको नोट करवा दूंगा या सबको पता भी होगा। क्वथनांक उन्नयन, इसके बाद सेकंड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वह क्या है, क्वथनांक उन्नयन है। अब क्वथनांक उन्नयन में आप देखिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है क्या, कि पहले हमें समझना है कि क्वथनांक क्या होता है। ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है कि किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। बेटा देखो, जब भी किसी द्रव को आप गर्म करते हो तो उसमें क्या होती है, वाष्प बनती है। और वाष्प दाब जो है, वाष्प जो बनती है चारों दिशाओं में, गैस आप जानते हैं चारों दिशाओं में दाब डालता है, तो हर दिशा में क्या करती है, दाब डालती है। और जो वाष्प दाब होता है, जैसे जैसे हम गर्म करते हैं वाष्प की मात्रा बढ़ती है, वाष्प दाब का मान बढ़ता है। लेकिन आपको पता है कि हर वस्तु पर वायुमंडलीय दाब भी लगा हुआ होता है। तो जब वाष्प निकलती है तो उस वाष्प को रोकने के लिए वायुमंडलीय दाब क्या करता है, उसको प्रेशराइज करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। यानी वाष्प बाहर जाना चाहती है, वायुमंडलीय दाब उसको रोकता है। और जिसके फलस्वरूप आप जानते हैं कि एकत्रित होकर वाष्प क्या होती है, कंडेंस होकर के इसमें द्रवित भी होती रहती है। लेकिन अब एक सवाल बच्चों ये है, अगर इसको हम लगातार गर्म कर रहे हैं तो वाष्प दाब क्या होगा, लगातार बढ़ता जाएगा। और जैसे ही वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, फिर वायुमंडलीय दाब इसको रोक नहीं पाता है और ये बल्क में यानी समूह में निकलने लगता है। और इसी समय द्रव क्या होता है, ये उबलने लगता है।
यानी जितनी ऊर्जा दी जाती है उस समय पूरा का पूरा द्रव केवल वाष्पित होने लगता है और धीरे धीरे पूरा का पूरा द्रव उसी ताप पर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसी ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे ही वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, पदार्थ उबलने लगता है और उस उबलने वाले ताप को ही हम उसका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कहते हैं। अब इसके बाद ये प्रश्न है कि अगर हम इसको ग्राफ के रूप में देखें तो देखिए, एक सिंपल सा हमने ग्राफ लिया है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने टेम्परेचर लिया हुआ है और वाई एक्सिस पर वाष्प दाब लिया हुआ है। बच्चों, वाष्प दाब को हमने बढ़ते हुए क्रम में, मान लो कि इस ग्राफ में एक एटमॉस्फेयर की यूनिट यहाँ पे आती है 1 एटमॉस्फेयर, यानी ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? दिस लाइन रिप्रेजेंट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज सपोज टू बी 1 एटमॉस्फेयर। तो अब इस लाइन को हम देख रहे हैं। अब किसी एक ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब मान लीजिए T1 ताप है। दिस इज द टेम्परेचर T1 पर इसका वाष्प दाब कितना है? P1 है। अब हम इसको क्या करते हैं? इसको हम गर्म करते हैं। तो जैसे जैसे हम गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मान लो T2 है तो इसका वाष्प दाब क्या हुआ? देखो, ये P2 हो गया। यानी जैसे जैसे हम गर्म करेंगे वाष्प दाब बढ़ता चला जाएगा। इधर से हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इधर वाष्प दाब बढ़ता जाएगा। एक ऐसी कंडीशन आती है कि द्रव का वाष्प दाब जो होता है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। और जैसे ही वाष्प दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, हमने आपको बताया कि पूरा का पूरा द्रव उबल करके गैस में, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। इसी ताप को, उस द्रव का हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, जिसको हम T0B से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों, मैं एक विलयन लेता हूं। आपको पता है कि किसी भी ताप पर, जैसे हम T1 पर ही अगर देखें तो T1 पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होगा और विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? वो कम होगा। अगर विलयन का वाष्प दाब मान लो कम है, विलयन 1 हमने लिया है, तो अब इस ग्राफ को हम बढ़ाते जाएंगे ताप के साथ। तो ये क्या है? इस लाइन को कहाँ कट करता है? इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट को जब हम टेम्परेचर पे देखते हैं तो कितना है? TB1 है। अर्थात विलयन का वाष्प दाब अधिक ताप पर जाकर के 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो पा रहा है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो पा रहा है। अतः इसका क्वथनांक क्या है? ये बढ़ करके T0B से बढ़कर क्या हुआ? TB1 हो गया। दूसरा विलयन को हम और शांत कर देते हैं तो वाष्प दाब और घट जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि वाष्प दाब जब घट जाता है तो ये और ज़्यादा इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। और ये कितना हुआ? TB2। ये ग्राफ मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ये ग्राफ समझ में आ गया तो आप सीधे कह सकते हैं कि जब भी किसी विलायक को विलयन बनाया जाता है अवाष्पशील ठोस उसमें डाल करके, तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। इसी क्वथनांक के बढ़ने को हम क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर क्वथनांक उन्नयन को हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या है? TB माइनस T0B। इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेल्टा TB जो है ये TB और T0B के डिफरेंस के इक्वल है। अब बेटा देखो, आपने भी देखा था जस्ट ग्राफ में कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर घटता है, और वेपर प्रेशर जितना घटेगा डेल्टा TB का मान उतना ही क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। अर्थात डेल्टा TB किसके प्रोपोर्शनल है? डेल्टा P के। और डेल्टा P किसके प्रोपोर्शनल है? आप पहले से ही जानते हैं, डेल्टा P इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन चेंज। जितना कंसंट्रेशन परिवर्तित होगा, सांद्रण जितना परिवर्तित होगा। अब एक चीज देखो, सांद्रण को हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में किसे रिप्रेजेंट किया था? वहां पे एकदम स्पष्ट था, हमने उसको रिप्रेजेंट किया था किसे? मोल प्रभाज से। लेकिन यहाँ पर हम अगर मोल प्रभाज की जगह पर मोललता ले लें तो भी उस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आसानी के लिए, जिससे हमें केवल विलेय के मोलों को देखना पड़े, विलायक के मोलों में हम इन्वॉल्व ना हो, तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं? विलेय के विलयन की मोललता ले सकते हैं। तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू, चूंकि मोललता है तो डेल्टा TB विल आल्सो बी प्रोपोर्शनल टू द M। देन डेल्टा TB इक्वल टू द KBM, वेयर KB इज अ कांस्टेंट। आप जानते हो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एंड दिस इज नोन एज द मोलल उन्नयन स्थिरांक या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं बेटा इसको। अब इसका मात्रक क्या होगा? आप देख लीजिए, स्पष्ट है कि KB का मात्रक क्या हो जाएगा? किलो
केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। और m की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो डेल्टा टी बी इक्वल टू हो जाएगा kV इंटू 1000 W2 अपान M2 इंटू W1। ये आप सिद्ध कर सकते हो। और इससे अगर बेटा अणुभार निकालना है तो M2 को यहाँ लाएंगे, डेल्टा टी बी यहाँ ले जाएंगे और M2 इक्वल टू हो जाएगा 1000 kV इंटू W2 अपान डेल्टा टी बी इंटू W1। तो इस सूत्र से आप इसका अणुभार भी निकाल सकते हो, डेल्टा टीवी की वैल्यू निकाल सकते हो। एक चीज़ ये आपको बताना है कि केवी या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो है, इसको अगर हमें परिभाषित करना हो तो हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप आ जाइए, आपको परिभाषा अपने आप क्लियर हो जाएगी। अगर एम की वैल्यू हम 1 मान लें तो डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवी। अर्थात किसी भी विलयन का द्रव का मोलर उन्नयन स्थिरांक उसका वह क्वथनांक उन्नयन है जो 1 मोलर विलयन से प्राप्त होता है। तो इस तरह से ताप के रूप में हम केबी को डिफाइन कर सकते हैं। अब आगे बेटा है कि केबी का क्या शुद्ध द्रव के क्वथनांक से भी कोई रिलेशन है। तो इसको देखने के लिए हम ये कर सकते हैं कि केबी जो होता है शुद्ध द्रव का क्वथनांक से रिलेटेड होता है। ये केबी इक्वल टू होता है M1 RTB अपान 1000 इंटू डेल्टा एच न्यू। बच्चों यहाँ पर M1 द्रव का अणुभार है, एच न्यू मोलर वाष्पन ऊष्मा है। मोलर वाष्पन ऊष्मा क्या होती है कि किसी भी द्रव के 1 मोल का ताप 1 मोल को पूर्णतया वाष्पित करने पर, उसके क्वथनांक पर पूर्णतया वाष्पित करने पर जो ऊष्मा देनी पड़ती है उसी को हम उसका मोलर वाष्पन ऊष्मा कहते हैं। आर क्या है, वो गैस नियतांक है। अब 2 चीजें आपको नोट करना है। केबी का मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, न कि विलेय की प्रकृति पर। जल है तो जल में चाहे आप चीनी घोलिए, चाहे शुगर घोलिए, चाहे यूरिया घोलिए, चाहे जो भी विलेय घोलिए, उसके केबी का मान सदैव स्थिर रहेगा। लेकिन अगर आप एल्कोहल में ही लेंगे तो एल्कोहल और द्रव के जल के केबी का मान क्या होगा, ये अलग अलग होगा। यानी केबी का मान पूर्णतया किस पर निर्भर करता है, वो विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। और दूसरा है, जिन विलायकों की वाष्पन ऊष्मा अधिक होती है उनके केबी का मान क्या होगा, कम होगा। यानी ज़्यादा वाष्पशील अगर विलायक है तो उसकी वाष्पन ऊष्मा क्या होगी बेटा, वाष्पन ऊष्मा अगर अधिक है तो वो क्या होगा, कम वाष्पशील होगा। कम वाष्पशील होगा तो उसका केबी का मान क्या होगा, वो भी कम होगा। जो कि यहाँ से आप देख सकते हो कि केबी और एच न्यू क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। यानी अगर एच न्यू ज़्यादा होगा तो केबी की वैल्यू कम होगी, और अगर एच न्यू कम होगा तो केबी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हम एक अंदाज़ा, एक आकलन भी कर सकते हैं कि कौन सा द्रव अधिक, किसकी केबी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो आज इतना ही। कल आपको गलनांक अवनमन बताएंगे या हिमांक अवनमन बताया जाए।